जय हिंद, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एग्जामपुर CDS CAPF FCAT exam prep YouTube channel. Myself Chandan Roshan and I welcome you all on this important session of today's current affairs. सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस important मॉर्निंग सेशन में, जहां मैं चंदन रोशन एक बार फिर आप लोगों के साथ आज के इस मॉर्निंग करंट अफेयर्स को लेकर के अवेलेबल हूं। सो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी लोग मुझे क्विकली रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड करें, और साथ ही साथ जो बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी लोग एक बार सेशन को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। वेरी गुड मॉर्निंग टू दीक्षा, मुकुल, तेजस, आशु, देन वी हैव काजल, पुरुषोत्तम, अंकित, त्रिलोचन, आस्था, करिश्मा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों, सबों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास पे, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन पे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास, शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो आज सबसे पहले हम लोग रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे कल का, और फिर आज के करंट अफेयर्स को, फिर स्टैटिक, और फिर फाइनली वन लाइनर्स, ठीक है ना। तो जो हमारा फॉर्मेट है, सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, CAPF पुनर्वास हैज बीन लॉन्च्ड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू। जो CAPF पुनर्वास है इसे किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? रिलोकेट द आर्म्ड पर्सनल्स, प्रोवाइड जॉब्स आफ्टर रिटायरमेंट, शिफ्ट पर्सनल टू देयर होम टाउन्स आफ्टर सर्विस, इंजरीज, या नन ऑफ दीज। ये पूछा गया है कि जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पुनर्वास योजना है इसे किस उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया है, ये पूछा गया है आप लोगों से। इसका सही आंसर क्या बताओगे आप लोग? तो आपको पता है कि जो असम राइफल्स हैं और जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल्स हैं, इनके रिटायरमेंट के बाद इनको दोबारा से आप कह सकते हो रिक्रूटमेंट देने के लिए, यानी कि जॉब्स आफ्टर रिटायरमेंट देने के लिए बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इनके जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, इनके जो भी प्रेफरेंसेज हैं कि किस एरिया में ये सर्व करना चाहते हैं, उन सभी डेटा को एक पोर्टल पे पब्लिक किया जाएगा, ताकि जो कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं इन डेटास को एक्सेस करके इन सभी रिटायर्ड आर्म पर्सनल्स को, जो कि CAPF के पार्ट है, जो लोग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पार्ट हैं, उनको फिर से क्या किया जाए, रिक्रूट किया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये CAPF पुनर्वास एक योजना है जिसमें रिटायरमेंट के बाद इनको फिर से क्या की जाएगी, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में इनको जॉब दिया जाएगा, ठीक है ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा गलत मिलान है, ठीक है ना। आपको पता है कि जो 2020 का बजट था उसमें निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया के 5 इंपॉर्टेंट स्थलों को, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत, आपको कहा था कि प्रायोरिटी साइट्स बताए गए थे, सबसे उत्कृष्ट स्थल बताया गया था। उनमें से ये 5 साइट्स में से कौन सा साइट अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग करेक्टली मैच नहीं है? हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिवसागर उड़ीसा, धौलावीरा गुजरात, और अदिचन्नलूर तमिलनाडु। और अभी आपको मैंने कल ही बताया था कि जो हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी है उसके 17 माउंट्स में से 3 माउंट्स को भी एक्सप्लोर किया गया है, जहां से हमें आज से 5000 साल पहले एग्जिस्ट करने वाली सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कौन सा इनकरेक्टली मैच है, तो आप क्या बताओगे? शिवसागर। जो शिवसागर है ये उड़ीसा में नहीं बल्कि कहां पर है ये, तो आपको ध्यान रखना है असम में है, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है, शिवसागर कहां पर है, तो आप बताओगे असम में, ये उड़ीसा में नहीं है, इसको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द PM मित्र पार्क स्कीम, ठीक है ना। ये जो PM प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना है, इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये जो टेक्सटाइल पार्क है ये एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन राइट फ्रॉम स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एट वन लोकेशन। मतलब इस पार्क के स्थापना के द्वारा एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर जो परिधान के निर्माण का काम है, ठीक है ना, वो एक ही स्थान पर करने का अवसर दिया जाएगा। दूसरा है, ये जो मित्र पार्क है, इट विल बी डेवलप्ड बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल विच विल बी फुल्ली ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको। देखो, अगर हम बात करते हैं मित्र पार्क्स की, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, मित्र पार्क्स की, तो इसमें जो आप कह सकते हो जो पार्क डेवलप किया जाएगा उसको केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि सेंटर और स्टेट, ठीक है ना, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है ना, गवर्नमेंट जो हैं ये दोनों मिलकर के इसको क्या करेगी, ओन करेगी। इसमें दोनों ओन करेगी। दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। इसको आपको ध्यान रखना है।
और इन सभी मित्र पार्क्स को डेवलप किया जाएगा किस पे, तो आपको ध्यान रखना है पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है ना, इस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है ना, इसको डेवलप किया जाएगा ताकि एक ही स्थान पे हम लोग एक गारमेंट के मैन्युफैक्चरिंग पे जो आने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको एक ही जगह पे कैरी आउट किया जा सके। इसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे, एज पर द न्यू डिमांड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मेक फिजिकल लिटरेसी एज अ विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। नई मांगों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कहा है कि शारीरिक साक्षरता बनाने को किस अधिकार में शामिल किया जाए। ये एक मौलिक मोरल राइट होगा, ये एक कल्चरल राइट होगी, ये एक फंडामेंटल राइट होगा या एक सिविल राइट होगा। मैंने कल समझाया था आपको कि स्पोर्ट्स को या स्पोर्ट्स एजुकेशन को इंडिया में एक्सप्लोर करने के लिए, उसको हर बच्चों के लिए आवश्यक बनाने के लिए ये कहा गया है कि जितने भी नॉन बोर्डिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वो अपने नेबरहुड में रहने वाले चिल्ड्रन को फ्री एक्सेस दे, ठीक है ना, जितने भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन कॉलेजेस और स्कूल्स में। और साथ ही साथ कहा गया है कि जो वर्ड स्पोर्ट्स है उसकी जगह पे फिजिकल लिटरेसी वर्ड को शामिल किया जाए, इंसर्ट किया जाए, और साथ ही साथ इस फिजिकल लिटरेसी को इंक्लूड किया जाए किसमें, फंडामेंटल राइट्स। और किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आपको ध्यान रखना है अंडर आर्टिकल 21। इसको आर्टिकल 21 में इंक्लूड करते हुए इसे डिक्लेयर किया जाना चाहिए क्या चीज, तो आप बताओगे फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स क्या है, तो आप बताओगे इनफोर्शिएबल राइट्स हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसको आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, ये अधिकार देता है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार को इंक्रोच किया जाए, यदि उसका हनन किया जाए, उल्लंघन किया जाए, तो आप उस अथॉरिटी के अगेंस्ट डायरेक्टली मूव कर सकते हो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अंडर आर्टिकल 21 इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया जाना चाहिए। किस वर्ष ऑपरेशन दूधी वॉज ऑपरेशनलाइज्ड बाय सोल्जर्स ऑफ द असम राइफल्स। असम राइफल्स के सैनिकों द्वारा ऑपरेशन दूधी का संचालन किस वर्ष किया गया था, 1991, 1992, 1993 या 1994। आपको पूछा गया है कि जो ऑपरेशन दूधी है अभी फेलिसिटेट किया गया है, सम्मानित किया गया है उन सभी लिविंग सोल्जर्स को जिन्होंने ऑपरेशन दूधी में पार्टिसिपेट किया था जम्मू कश्मीर में। और आपको ध्यान रखना है जो पाकिस्तान की ओर से घुसपैठिया हुई थी, घुसपैठ किया गया था से 30 साल पहले, ठीक है ना, उन सभी सोल्जर्स को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और उसमें असम राइफल्स ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आपको ध्यान रखना है 5 मई 1991 को, कब, तो आपको ध्यान रखना है 5 मई 1991 को ये एक काउंटर टेररिस्ट आप कह सकते हो ऑपरेशन स्टार्ट चलाया गया था जम्मू कश्मीर में, जिसमें असम राइफल जो कि भारत की सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके आपको ध्यान रखना है कि जवानों ने मिलकर के इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया था, ठीक है ना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 15 सैनिकों ने मिलकर के, 15 सोल्जर्स ने मिलकर के वहां पे 70 जवानों को, 70 आतंकवादी थे पाकिस्तान के, उनको मार गिराया था। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल यह है आप लोगों के लिए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग बर्ड स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर नोन और सस्पेक्टेड टू बी अंडरगोइंग पॉपुलेशन डिक्लाइन। दुनिया भर में मौजूद पक्षी प्रजातियों का कितना प्रतिशत ज्ञात है या जनसंख्या में गिरावट का संदेह देखा गया है, ठीक है ना। आपको यह कहा गया है कि एक द वर्ल्ड ऑफ द बर्ड्स रिपोर्ट रिलीज की गई है और उसमें यह कहा गया है कि पिछले 3 डेकेड्स में, पिछले 30 सालों में जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, जो बर्ड्स के स्पीसीज हैं, उनकी संख्या में लगातार गिरावट आई है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या बताया गया है, ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द नेचर, यानी कि जो मानव का बार बार हस्तक्षेप हो रहा है हमारे कहां पे पारिस्थितिकी में, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल इंबैलेंसेस इसका सबसे बड़ा कारण है, क्लाइमेट चेंज और साथ ही साथ आप कह सकते हो ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो इसमें कितने प्रतिशत से गिरावट देखने को मिली है, 48% से। कितने से, तो आपको ध्यान रखना है 48% से, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे कि विच फील्ड वाज पंडित शिव कुमार शर्मा एसोसिएटेड विद। पंडित शिव कुमार शर्मा किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, लेखन से, खेल से, संगीत से या पॉलिटिक्स से। आपको ध्यान रखना है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका 10 मई को दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, वो भारत के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आप कह सकते हो कि एक लोकल इंस्ट्रूमेंट जो वहां का आप कह सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण लोक वाद्य यंत्र है संतूर, उसको उन्होंने इंडिया में पॉपुलराइज किया। इन्होंने भारत के सबसे
विशिष्ट या हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड जो फ्लूट प्लेयर हैं, जो बांसुरी वादक हैं, हरि प्रसाद चौरसिया, उनके साथ मिलकर के शिव हरि, ठीक है ना, एक म्यूजिक कंपोजर शिव हरि का क्या किया था, कॉम्बिनेशन बनाया था, जिन्होंने भारत के बहुत अच्छे अच्छे मूवीज में म्यूजिक भी दी, जिसमें सिलसिला शामिल है, लम्हे शामिल है, चांदनी, ये जो म्यूजिकल हिट मूवीज थी इसमें उन्हें संगीत दिया था। और इन्होंने संतूर को बहुत अच्छे लेवल पे क्या किया था, पॉपुलराइज किया था। इनको भारत के सिविलियन अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1986 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके जो बेटे हैं राहुल शर्मा, वो भी भारत के एक बहुत ही एक्सपोनेंट हैं किसके, संतूर के। तो आपको ध्यान रखना है म्यूजिक, और म्यूजिक में खासकर किससे, तो आप बताओगे संतूर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल ये है कि हु हैज बीन अवॉर्डेड विद अ पुलित्जर अवार्ड 2022 फॉर देयर इमेजेस ऑफ कोविड स्टोल इन इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है कि 2020 में जो कोविड संक्रमण फैला, उस कोविड संक्रमण में जो इंडिया में पूरे कंडीशंस, हालात खराब थे, जब सब लोग अपने घरों में लॉकडाउन के रूप में रह रहे थे, वैसे में इस ब्रेव रॉयटर्स का एक संवाददाता जो दिल्ली बेस्ड थे, उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसको पूरा कवर किया और उनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया है। जो पुलित्जर अवार्ड है इसको यूएस गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है जर्नलिज्म, मैगजीन राइटिंग, उसके बाद आप कह सकते हो लेटर राइटिंग, म्यूजिक, इन सभी क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो पुलित्जर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1917 में, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर जोसेफ पुलित्जर। ये किसके नाम पे रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है जोसेफ पुलित्जर के नाम पे, ठीक है ना। और ये अवार्ड मिला है रॉयटर्स, ठीक है ना, जो रॉयटर्स के जर्नलिस्ट हैं, या आप कह सकते हो रॉयटर्स के जो पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी को। दानिश सिद्दीकी की डेथ हो गई थी 2021 में, जब अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में जो जंग छिड़ी थी उसको कवर करने वक्त इनकी हत्या हो गई थी। इसको आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दानिश सिद्दीकी, ठीक है ना, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, डोंट फॉरगेट हिज नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल यह है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, ली जा म्यूंग, मू जा इन, यू सुक योल या सिम सांग जुंग। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है, प्लीज गो फॉर द आंसर। और जितने बच्चे लाइव हैं सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और लाइक कर दें। जितने बच्चे लाइव हो आप लोग प्लीज डू शेयर द सेशन एंड लाइक द सेशन, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक द सेशन। पूछा गया है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इनमें से किसे चुना गया है, तो आप क्या बताओगे, यू सुक योल को। इन्होंने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में, जब शपथ ग्रहण समारोह में ये बात कहा है कि जो उत्तर कोरिया है, जो नॉर्थ कोरिया है, उसके डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए ये काम करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, ये नाम है या फूक, सही बोल रहे हो आप। अगला सवाल ये है आप लोगों के लिए, इन विच सिटी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन हैज बीन इनॉग्रेटेड। राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। इसके लिए 370 करोड़ रुपीस दिए गए हैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, ठीक है ना। तो जो देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने इस समारोह का उद्घाटन किया है कहां पे, तो आपको ध्यान रखना है पुणे में। तो महाराष्ट्र के पुणे में उद्घाटन की गई है वर्ल्ड के लार्जेस्ट फिल्म रिस्टोरेशन परियोजना की, और किसके अंतर्गत, तो नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत, नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंतर्गत। इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स को। जिन बच्चों ने अभी तक सौर्य बैच को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द सौर्य बैच ऑन एग्जामपुर, ठीक है ना। आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो एग्जामपुर का, और वहां पे जाकर के इन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हो। एग्जाम 50 कूपन कोड को यूज करके आप CDS 2 2022 के कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं 2499 में। जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 1 पेपर 2 है उसको भी 2499 में, और जो CDS और CAPF का कॉम्बो बैच है इसको आप ले सकते हो कितने में, 2999 में, ठीक है ना। साथ ही साथ जो OTA 2 2022 का कोर्स है आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो 1999 में। जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 2 है इसे 999 में। जो FCAT 2 2022 है 1499 में, और जो CDS CAPF FCAT इन तीनों का कॉम्बिनेशन है इसको आप ले सकते हो 3499 में। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द टुडेज न्यूज। आज का सबसे पहला जो न्यूज है वो ये है कि रेलटेल, जो कि इंडियन रेलवे की एक सब्सिडियरी है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इन्होंने लॉन्च किया है PM वाणी, ठीक है ना, जो कि एक्सेस देगा वाईफाई को, फ्री वाईफाई को
उन सभी यात्रियों को, उन सभी पैसेंजर्स को जो कि रेलवे को एज अ ट्रांसपोर्टेशन मोड एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो भारत के आप कह सकते हो शुरुआत में लगभग जो ऐसे स्टेशन जहां पे ऑलरेडी वाईफाई की एक्सेसिबिलिटी है, उन वाईफाई इनेबल्ड स्टेशंस के ऊपर आप पीएम वानी, इसके लिए आपको एक मोबाइल ऐप लॉन्च को डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले से, और उसके बाद आप इस वाईफाई फैसिलिटी को फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, जिसको रेलटेल प्रोवाइड कर रही है इंडिया के प्लेटफॉर्म्स पे। अब देखते हैं इसके बारे में क्या क्या कहानी है, ठीक है ना। तो रेलवे ने अपने एक माइलस्टोन अचीवमेंट में, ठीक है ना, एक और भी उपलब्धि को जोड़ा है। रेलटेल जो कि एक प्रीमियर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, इन्होंने लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है ना, जिसको हम लोग पीएम वानी भी कहते हैं। व्हाट इज वानी? दिस इज वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। वानी का फुल फॉर्म क्या हो गया? वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस। इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो रेलटेल के द्वारा, जो कि इंडिया भारतीय रेलवे की क्या है, एक सब्सिडियरी है और ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो इंडिया कंट्री के 22 स्टेट में जो 100 रेलवे स्टेशन हैं, वहां पे इस पीएम वानी वाईफाई सर्विसेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। भारत के 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशन पे, इंडिया के 22 स्टेट्स में, आपको ध्यान रखना है 100 रेलवे स्टेशन पे जो ये वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, इसको प्रोवाइड किया जाएगा कस्टमर्स को। इसको आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि जो पीएम वानी सर्विसेज है उसे 100 रेलवे स्टेशन पे क्या किया जाएगा? लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपको ध्यान रखना है 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट्स जो है वो बनाए गए हैं, ठीक है ना। इन 100 रेलवे स्टेशन में 71 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो A1 कैटेगरी और A कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जबकि 29 स्टेशन ऐसे हैं जो रेलवे के अदर कैटेगरीज में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है जो वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है, जो रेलटेल की एक पहल है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारत सरकार की, इसके द्वारा भारत के 22 राज्यों के 100 रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई एक्सेस दी जाएगी, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि इस वाईफाई एक्सेस को लेने के लिए आपको एंड्रॉइड फोन, ये एप्पल यूजर के लिए नहीं है, जो भी लोग एंड्रॉइड फोन को यूज करते हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के एक ऐप को डाउनलोड करेंगे जिसका नाम क्या है? वाई डॉट। ये ध्यान रखना है कि वाई डॉट नाम के मोबाइल एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है ना। और ये आपको प्रधानमंत्री वानी जो वाईफाई सर्विसेज है उस पे एक्सेस देगा रेलवे स्टेशन पे, ठीक है ना। यानी कि पीएम वानी फ्री वाईफाई सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको किस वेबसाइट को किस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा? तो वाई डॉट को। किसको? वाई डॉट को। इसको आपको ध्यान रखना है, वाई डॉट को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो पीएम वानी वाईफाई हॉटस्पॉट्स है, ये आपको इट वुड प्रूव इफेक्टिव इन एक्सटेंडिंग कॉस्ट इफेक्टिव इंटरनेट टू पैसेंजर्स एट द रूरल एंड रिमोट रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। तो इस पीएम वानी योजना के द्वारा जो रेलटेल लेकर के आ रही है, ये किफायती इंटरनेट सुविधा, या हम कह सकते हैं सस्ती इंटरनेट सुविधाओं को प्रदान करेगा, ठीक है ना, जो दूर दराज क्षेत्रों में बने रेलवे स्टेशन हैं उन रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे। यानी कि किफायती दरों पे इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी पीएम वानी के वाईफाई स्कीम के द्वारा, जिसके लिए आपको वाई डॉट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है ना। सरकार ने यह प्लान किया है कि जो पीएम वानी वेस्ट वाईफाई एक्सेस है, इसे भारत के सभी 6102 रेलवे स्टेशन पे, ठीक है ना, वाईफाई फैसिलिटी के साथ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा जून 2022 के अंत तक। तो ये जो पीएम वानी फ्री वाईफाई एक्सेस सुविधा है, ये इंडिया के 6102 रेलवे स्टेशन पे जून 2022 के अंत तक उपलब्ध कराई जाएगी चरणबद्ध तरीके से, यानी कि फेज्ड मैनर में। जून 2022 का टारगेट सेट किया गया है कि जून 2022 तक हम इस पीएम वानी वाईफाई एक्सेस को किफायती दरों पर भारत के 6102 रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे क्या करेंगे? अवेलेबल कराएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं हम लोग आज के सेकंड न्यूज पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। भारत सरकार ने इंडिया के डिफेंस को और मजबूत करने के लिए, रक्षा क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए एक नई सैनिक दलों के निर्माण करने का विचार किया। एक नई सोल्जर कॉन्टिजेंट बनाई जाएगी जिसका स्ट्रेंथ होगा 5000 सोल्जर्स का, 5000 का एक बटालियन होगा, ठीक है ना। इसका नाम रखा गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ठीक है ना। द हिंदू ने इस न्यूज को कवर किया है और हमें समझना है कि ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं क्या, ठीक है ना। तो जो इंडियन आर्मी है ये फाइनल टच दे रही है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को, जो कि एक एम्बिशियस कॉम्बैट फॉर्मेशन प्रोग्राम है, जिसका मकसद है कि
कि हमारे आर्म फोर्सेस को और भी घातक बनाना है और इसको सुयोग बनानी है कि ये मॉडर्न वॉर टेक्निक्स को सपोर्ट करते हुए, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अपने हमलों को और घातक कर सके, और जो आज के युद्ध में नए नए और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, उन आधुनिक तकनीकों का ये मुकाबला कर सकें। तो आप ये कह सकते हो कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस को और लीथल बनाने के लिए, और घातक बनाने के लिए, और विश्व के जो सबसे नवीनतम तकनीकें, जो सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उसके साथ इक्विप करते हुए उनको बेहतर बनाने के लिए इंटीग्रेटेड, आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होंगे, बैटल जो ग्रुप्स होंगे, ये काफी ज्यादा फुर्तीले होंगे। अजाइल का मतलब क्या होता है? फुर्तीला, चुस्त और दुरुस्त, ठीक है ना। यानी कि उनको रिएक्शन टाइम उनका बहुत कम होगा और कम से कम समय में वो किसी भी एक्शन को लेने में कामयाब होंगे, ठीक है ना। तो ये जो नई इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स है, ये काफी ज्यादा फुर्तीले यानी कि अजाइल होगा, ये ब्रिगेड के साइज का होगा, ठीक है ना, और ये सेल्फ सफिशिएंट होंगे किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशंस को क्या करने के लिए, कैरी करने के लिए, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की दुश्मनी होती है, इन केस ऑफ हॉस्टिलिटीज, दे कैन स्विफ्टली स्ट्राइक अगेंस्ट द एनिमीज, वो दुश्मनों के खिलाफ बहुत चुस्ती से और बहुत तेजी के साथ रिस्पॉन्स दे सकते हैं किसी भी प्रकार के शत्रुता की परिस्थिति में। अगर किसी भी बॉर्डर एरियाज में कोई हॉस्टिलिटीज होती है, खासकर पाकिस्तान और चाइना के साथ जो बॉर्डर हमारा है, इसमें समय समय पर हॉस्टिलिटीज जो है होती रहती हैं, इंट्रूडर्स यहां पे आते रहते हैं, आतंकवादियों का यहां पे अटैक होता रहता है। तो हमारे इन एरियाज में ये जो इंटीग्रेटेड बैटल हम कह सकते हैं ग्रुप्स है, इनको पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा। ये काफी फुर्तीले होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इनको लैस किया जाएगा और ये किसी भी हमले को तेजी से आप कह सकते हो जवाब देने के लिए क्या होंगे, इक्विप्ड होंगे, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स है, ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स है, इसको विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, ठीक है ना, जो कि थ्रेट, टेरेन और टास्क को परफॉर्म करने में क्या होंगे, सफल होंगे, ठीक है ना। थ्रेट, टेरेन और टास्क का मतलब हुआ कि किसी भी एरिया में, चाहे कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया हो, हर ज्योग्राफिकल एरिया की, चाहे वो डेजर्ट का एरिया हो, हिली एरियाज हो, प्लेन्स एरियाज हो, तो सभी भौगोलिक क्षेत्रों में ये फुर्ती से काम कर पाएंगे और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में कामयाब होंगे। इसको आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। आपको एक फिर बता दूं मैं कि शुरुआती दौर में 2 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स पैनल जो है उसको तैयार किया जा रहा है अंडर द 9 कॉर्प्स एज वेल एज 17 कॉर्प्स, ठीक है ना। पहले शुरुआती फेज में 2 बटालियंस तैयार किए जा रहे हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के, और इनको तैनात किया जाएगा कहां पे, चीन के साथ जो भारत की सीमा लगती है वहां पे, ठीक है ना। और इसका काम है कि सितंबर एंड तक, यानी कि 2022 के सितंबर के अंतिम महीने तक, सितंबर के एंड तक ये दोनों इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हमारे बनकर के तैयार हो जाएं और इनको शुरुआती में तैनात किया जाएगा हमारे उत्तरी सीमा पर, भारत की वो सीमा जो लगती है किसके साथ, चीन के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स जो कि फुर्तीला होगा, ब्रिगेड के आकार का होगा और आत्मनिर्भर होंगे सभी प्रकार के तकनीकों से, और क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हैं किसी भी थ्रेट को इन केस ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो सितंबर एंड तक 2 इंटीग्रेटेड बटालियन ग्रुप्स को तैयार करने की पूरी तैयारी चल रही है और इसे तैनात किया जाएगा भारत के उत्तरी सीमा पर चीन के साथ, ठीक है ना। और ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स होंगे ये सेल्फ कंटेन्ड होंगे, ठीक है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि इनके पास अपनी सभी सुविधाएं होंगी किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए, किसी भी टेरर को क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। और इस बटालियंस को आर्मी सेवाओं के साथ क्या किया जाएगा, मिश्रित किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, ताकि किसी भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को वो कैरी आउट कर सकते हैं। और जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होगी, इनका जो स्ट्रेंथ होगा वो लगभग 5000 सैनिकों का होगा। यानी कि एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप में जो सैनिकों की स्ट्रेंथ होगी, जो सोल्जर्स का स्ट्रेंथ होगा, वो 5000 का होगा, जो कि एक ब्रिगेड से अधिक होगा। ब्रिगेड में सैनिकों की संख्या 3000 से 5000 होती है, ठीक है ना। और एक डिवीजन जो होता है उसमें 10000 से 12000। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो होता है वो होता है सोल्जर्स का डिवीजन। एक डिवीजन में 10000 से 12000 सैनिक होते हैं। अगर हम बात करते हैं एक ब्रिगेड में 3000 से 5000 सैनिक होते हैं। वहीं जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होगा उसमें जो सैनिकों की संख्या होगी वो लगभग 5000। तो प्रत्येक आईबीजी के पास लगभग 5000 सैनिक होंगे, जो एक ब्रिगेड से बड़े होंगे लेकिन एक डिवीजन से छोटा होगा, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि एक ब्रिगेड और डिवीजन के बीच में क्रिएट किया गया है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को। इट्स अ फोर्स
कंसिस्टिंग ऑफ 5000 सोल्जर्स, ठीक है ना, विच इज इन बिटवीन ब्रिगेड एंड डिवीजन। ब्रिगेड में कितनी संख्या होती है, तो 3000 से 5000, वहीं पे डिवीजन में कितनी संख्या होती है, 10,000 से 12,000। और आपको ध्यान रखना है जो आईबीजी होगा इसमें 5,000 सैनिक होंगे, इसको आपको ध्यान रखना है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज ऑफ टुडे। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, इन्होंने समाप्त कर दिया है नेटवर्क शेयरिंग चार्जेस को फॉर ऑल द टेलीकॉम लाइसेंस होल्डर्स। आपको पता है कि जिस हिसाब से हम डिजिटल इंडिया कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से इंटरनेट एक नेसेसिटी हो गई है सारे कंट्रीज की सारे इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करने के लिए, तो इंडिया के दूर दराज क्षेत्रों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंटरनेट की डेंसिटी को इनहैंस करने के लिए, और आप ये कह सकते हो कि टेलीकॉम सेक्टर में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनके निवेश को बढ़ाने के लिए, या फॉरेन कंट्रीज से जो एफडीआई आती है टेलीकॉम सेक्टर में उसको इंक्रीज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक बड़ा कदम उठाया है और उन्होंने टेलीकॉम कंपनी पे लगने वाले जो एनओसीसी चार्जेज हैं इसको समाप्त कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस की सुगमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाने के लिए, जस्ट इन ऑर्डर टू इनहैंस द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है इन्होंने सब रिमूव कर दिया है नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर चार्जेस, ठीक है ना। एनओसीसी क्या हो गया, नेटवर्क ऑपरेशन एंड कंट्रोल सेंटर चार्जेज। जो नेटवर्क ऑपरेशन और कंट्रोल सेंटर चार्जेज है इसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा, ताकि टेलीकॉम सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा जो निजी क्षेत्र के आप कह सकते हो कंपनीज हैं वो अपने प्रेजेंस को क्या कर सके, बढ़ा सकें। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम पहले लगभग 21 लाख रुपए पर ट्रांसपोंडर पर एनम चार्ज किया करती थी 36 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के लिए ऑन प्रो डेटा बेसिस एज एनओसी चार्जेस। पहले क्या, जैसे आप देखोगे एक टावर लगी होती है तो एक टावर पे बड़े बड़े डब्बे देखते होगे लगे हुए, उन डब्बे को क्या बोलते हैं, उन बॉक्सेस को हम ट्रांसपोंडर कहते हैं, जो डेटा को क्या करती है सैटेलाइट से रिसीव करके और फिर उसे एक्सेसिबल बनाती है हमारे हम जैसे कस्टमर्स के लिए। तो हर टावर में जो एक ट्रांसपोंडर लगा हुआ है, तो हर ट्रांसपोंडर से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम 21 लाख रुपए सालाना 21 लाख रुपीस पर एनम चार्ज करती थी 36 मेगाहर्ट्ज के बैंडविड्थ के लिए, ठीक है ना। अब यही जो 21 लाख रुपए पर ट्रांसपोंडर का जो पर एनम चार्ज था, इसको क्या कर दिया गया है, तो आप बताओगे समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, ठीक है ना, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है इन्होंने एनओसी चार्जेस जो लगते थे 6,000 रुपए एवरी ट्रायल ऑफ एंटीना का, ठीक है ना, फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, इसको भी समाप्त कर दिया है। तो 6,000 रुपए का जो एनओसीसी चार्जेस था इसको भी क्या किया गया है, तो आप बताओगे समाप्त किया जा चुका है, ठीक है ना। तो जो एनओसीसी चार्जेस के रूप में, एनओसी जो नेटवर्क ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर के रूप में आपको ध्यान रखना है, जो 6,000 रुपए चार्ज किया जाता था, ठीक है ना, सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करने के लिए, इन चार्जेस को वेव ऑफ कर दिया गया है। तो ये जो नेटवर्क ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सेंटर है इसे क्रिएट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा, ताकि जो ट्रांसमिशन यानी कि संचार है इसको हम क्या कर सकें, सैटेलाइट्स के थ्रू जो रिसीव करते हैं उसको हम कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। और इसके लिए, और इसे ये आता किसके अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर है ये फैसिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आती है, जो इन सैटेलाइट्स को क्या करती है, सैटेलाइट्स के ऑपरेशंस को मैनेज करती है। आप हमेशा ध्यान रखो, जो इंटरनेट फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाती है, इन सभी सिग्नल्स को रिसीव किया जाता है अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से, और इन सैटेलाइट्स को मॉनिटर कौन करती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से इन बैंडविड्थ को खरीदती कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, और फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस इन नेटवर्क को एक्सेसिबल बनाती है टेलीकॉम कंपनीज के लिए, और फिर टेलीकॉम कंपनीज इस एनओसीसी का यूज करके, यानी कि जो नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर है इसका यूज करके डेटा जो रिसीव होती है सैटेलाइट से उसको ट्रांसमिट करते हैं कस्टमर्स के पास, ताकि वो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी को क्या कर सके, यूज कर सके। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है इन्होंने अमेंड संशोधन किया है यूनिफाइड लाइसेंसिंग सिस्टम को, ताकि जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्विसेज हैं, ठीक है ना, जो लैंड मोबिलिटी सर्विसेज हैं और जो एनओसीसी मॉनिटरिंग चार्जेस हैं उसको हटाया जा सके। यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है। आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे जो टेलीविजन्स हैं उसको हम बोलते हैं स्मार्ट टीवी है, यानी कि उसमें ऑलरेडी इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो क्या होती है, इनेबल्ड होती है।
आप उसको किसी भी वाईफाई या लैंड केबल से जोड़ करके इंटरनेट फैसिलिटी को अपने टीवी में क्या कर सकते हो, एलसीडी में, एलईडी में एक्सेस कर सकते हो। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर वो कार्स आती हैं, वो इक्विपमेंट्स आती है, जैसे एयर कंडीशन हो गया, आज की कार हो गई, ठीक है ना, टेलीविजन सेट्स हो गए, एलईडीज हो गई, जिसमें इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी की फैसिलिटी है, इसको हम काउंट करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। इसको आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? आजकल बहुत सारे एयर कंडीशंस का भी प्रचार देखने को मिलता है आपको टीवी पे कि आप वाईफाई इनेबल्ड है, जिसको कि आप अपने मोबाइल से ही बंद कर सकते हो और उसको चालू कर सकते हो। तो इन चीजों को किसमें काउंट किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, इसको आपको ध्यान रखना है। आई बात? निधि शुक्ला, क्या दिक्कत है बेटा आपको? अगर आपके पास पैसे नहीं है निधि, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करो। टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है हमारा, उसमें जो भी मदद हो पाएगी मैं आपको करूंगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी केवल इस बात से रुक रही है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप इसकी चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं आपके लिए, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी फी होगी मैं पे कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो। अगर आपके पास सही में दिक्कत है तो आप मुझे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैसेज करना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। डोंट वरी एट ऑल। निधि, पैसे से तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। अगर आप तैयारी करने के लिए बिल्कुल सक्षम हो, तैयार हो मेहनत करने के लिए, तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। डोंट वरी एट ऑल, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि जो पंजाब सरकार है ये प्रमोट कर रही है ग्रीन मैन्योर को, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसे खाद को जो कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर सके, बढ़ा सके, उसको मेंटेन रख सके, और प्रति हेक्टेयर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको इनहेंस किया जा सके। तो पंजाब की मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए, पंजाब की मिट्टियों की उर्वरता को बनाए रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इन चीजों को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। आप ध्यान रखना है इसमें सरकार क्या लेकर के आ रही है। तो पंजाब की जो जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, पंजाब सरकार की जो कृषि विभाग है, वो प्रमोट कर रही है कि ग्रीन मैन्योर्स को आप क्या करो, ग्रो करो, ग्रीन मैन्योर्स को आप क्या करो, इस्तेमाल करो। और हरी खाद की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार, ठीक है ना, ने बेसिकली एक मुहिम चलाई है। और इसके अंतर्गत आपको कहा गया है कि 2000 रुपए पर क्विंटल, 2000 रुपए पर क्विंटल की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है ना, जो कि वैसे किसानों को पड़ता है 6300 रुपीज विदाउट सब्सिडी। यानी कि पंजाब राज्य का जो कृषि विभाग है वो हरी खाद की खेती को बढ़ावा दे रहा है, और इसके लिए जो पंजाब एग्रो बीज है उन्होंने 2000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी देने की घोषणा की है। जनरली अगर आप ग्रीन मैन्योर्स को खरीदते हो, यानी कि हरे खाद को खरीदते हो, तो उसका कॉस्ट क्या पड़ता है, 6300 रुपीज पर क्विंटल। लेकिन इस 6300 रुपीज पर क्विंटल पे 2000 की सब्सिडी के साथ पंजाब सरकार की जो कृषि विभाग है उन्होंने कहा है कि अब ग्रीन मैन्योर्स को प्रमोट करेंगे, ताकि, ठीक है ना, ताकि आपको ध्यान रखना है कि हम ग्रीन मैन्योर्स के कल्टीवेशन को पंजाब में क्या कर सके, बढ़ा सके। आपको बता दूं मैं कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां के किसानों के द्वारा प्रति हेक्टेयर जो उत्तम किस्म की बीजें हैं, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स हैं, और सबसे ज्यादा मात्रा में सिंचाई और सबसे अधिक मात्रा में मैन्योर्स यानी कि खादों का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण से पंजाब की जो मिट्टी है, ठीक है ना, उसमें लवणता का प्रतिशत बढ़ रहा है। परसेंटेज ऑफ सैलिनिटी लगातार क्या है, बढ़ रही है। और जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उन्होंने कहा है कि अगर पंजाब के किसान ने अत्यधिक सिंचाई और अत्यधिक खादों का प्रयोग कम नहीं किया, तो पंजाब की सारी मिट्टी आने वाले 25 से 30 सालों में क्या हो जाएगी, लवणीय, सैलाइन हो जाएगी, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो उर्वरता है, उसकी जो उत्पादकता है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पंजाब सरकार ने यह घोषणा किया है कि वो पंजाब की मिट्टियों को सुरक्षित रखने के लिए, उसके उत्पादकता को कायम रखने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए इस ग्रीन मैन्योर स्कीम को क्या किया है, तो आप बताओगे, लॉन्च किया है। दीपक यादव, आप मुझे कॉल कर सकते हो रात में 9 बजे के बाद, रात में 9 बजे के बाद कॉल करो, ठीक है ना। जो ग्रीन मैन्योर्स हैं ये ऐसे फसल हैं जिसको स्पेशली ग्रो किया जाता है सॉइल फर्टिलिटी और उसके संरचनाओं को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। ये जो ग्रीन मैन्योर्स हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करती है, मेंटेन रहती है, और उसमें जो भी कमियां हैं न्यूट्रिशन की उसको बनाने में ये क्या करती है, तो आपको ध्यान रखना है, सहयोग करती है। जो ग्रीन मैन्योर्स की फसलें हैं, ऐसे फसल जो कि सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है, उसमें क्या क्या चीज आती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है ढैंचा, काउपी, लोबिया, और दूसरा है सनहेम्प। ये जो 3 फसलें हैं ये मुख्य रूप से आप कह सकते हो ग्रीन मैन्योर्स को ऐड करती है हमारे सॉइल में। कौन कौन सा है, तो 3 जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं, जो 3 ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं, वो कौन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ढैंचा,
लोबिया और सन हेम्प, ढैंचा, लोबिया और सन हेम्प, ये ध्यान रखना है, ढैंचा, लोबिया और सन हेम्प, इसको आपको ध्यान रखना है। पंजाब की जो पर हेक्टेयर फर्टिलाइजर कंजप्शन है ये लगभग 244 केजी की है, ठीक है ना, जो पूरे कंट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट है, ठीक है ना, जो कि नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। और यदि ग्रीन मैन्योर्स को हम ग्रो करेंगे तो ये हमारे फर्टिलाइजर्स के कंजम्पशन को 25 से 30% क्या कर सकती है, कम कर सकती है, जिससे किसानों का जो लागत मूल्य है कृषि उत्पादन में वो भी घट जाएगा। यानी कि आपको कहा जा रहा है, पंजाब के किसानों से ये गुहार लगाई जा रही है पंजाब सरकार के द्वारा कि आप ऐसे बीजों को अपने खेतों में बोइए जिससे कि सॉइल के अंदर या मिट्टी के अंदर जो हरे खाद है, ठीक है ना, इसके उपयोग से उसकी उर्वरता को बनाया जा सके। और इसके लिए 3 प्रकार की फसलों को उगाने की गुहार की जा रही है। इसमें लोबिया आ गया, ढैंचा आ गया और तीसरा आपका सन हेम्प है। और यदि किसान इन बीजों को खरीदते हैं पंजाब के एग्रो सीड सेंटर से तो उनको 2000 रुपीज की सब्सिडी दी जाएगी पर क्विंटल ऑफ सीड्स। और इसके उपयोग से जो पंजाब की मिट्टी है इसकी उर्वरता को भी बरकरार रख सकते हैं और उसमें जिन पोषक तत्वों की कमी है, जिन न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की कमी है, उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, ठीक है ना, आपको बता दूं मैं कि पंजाब में हाई इंटेंसिटी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया जाता है वहां के फार्मर्स को, ठीक है ना। एक साल में 2 से 3 फसलें वहां पे बोई जाती हैं और काटी जाती हैं, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया और आपको ध्यान रखना है डाइमोनियम फॉस्फेट का उपयोग होता है। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि पंजाब के किसान प्रति हेक्टेयर अपने प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए वहां पे जो नहर प्रणाली विकसित की गई है उसके द्वारा जो सिंचाई के साधन उनको उपलब्ध है, इस कारण से वो अपने खेतों में पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि साल में 3-3 फसलों की पैदावार करते हैं तो वहां की मिट्टियों में जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है यूरिया के रूप में और डीएपी जिसको हम बोलते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिस कारण से मिट्टी की लवणता लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर आप ज्यादा यूरिया यूज करोगे या ज्यादा डाई अमोनियम फॉस्फेट का प्रयोग करोगे तो इससे आयरन और जिंक जैसे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है इसकी कमी हो जाती है, कहां पे, मिट्टियों में, ठीक है ना। और स्पेशली उन मिट्टियों में जहां पे चावल को बोया जाता है, ठीक है ना, वो उस मिट्टी की उर्वरता को क्या करती है, समाप्त करती है। यानी कि जहां पे राइस कल्टीवेशन ज्यादा होती है वहां के मिट्टियों में आयरन और जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ज्यादा पाई जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको पता है कि जो चावल है इसको पानी की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा होती है। मैंने जस्ट कल या परसों बताया था आपको कि पंजाब सरकार डायरेक्ट सीड प्लांटिंग स्कीम को भी ला रही है ताकि पानी की जो बचत है वो की जा सके, कहां पे, पंजाब के अंदर। इसको आपको ध्यान रखना है। और आप बता दो मैं कि इंडिया में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उन सब में नाइट्रोजन की कमी है। केवल आपको ध्यान रखना है, तराई जलोढ़ मिट्टी को छोड़ करके, तराई अलूवियल सॉइल को छोड़ करके जितनी भी मिट्टी पाई जाती है भारत में उन सब में किसकी कमी होती है, तो नाइट्रोजन की। चलिए, तो आप लोग फटाफट सौर बैच को ज्वाइन करो, ठीक है ना। CDS 2 2022 2499, CAPF पेपर 1 पेपर 2 2499, जो CDS CAPF का कॉम्बो है ये आपको मिल जाएगा 2999 में, जो OTA 2 2022 है 1999 में, जो CAPF का पेपर 2 है 999 में, FCAT 2 2022 1499 में, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर चाहिए आपको तो आप ले सकते हो 3499 में। अगला सवाल यह है कि एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 ये एक क्लाइमेटिक आप कह सकते हो कॉन्फ्रेंस है जिसको कि अभी आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनाइज किया गया है अबिदजान में। कहां पे, अबिदजान में, ठीक है ना, जो कि अफ्रीकन कंट्री है उसकी कैपिटल में, ठीक है ना। और इसको होस्ट किया, इसको अटेंड किया गया है भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है ना, उनके द्वारा। और इसमें सभी कंट्रियों से गुजारिश की गई है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द डिजर्टिफिकेशन, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर मोस्ट प्रीसियस थिंग दैट वी हैव गॉट फ्रॉम द नेचर, दैट इज द लैंड। उन्होंने कहा गया है कि हमें जो सबसे बहुमूल्य चीज मिली है इस पृथ्वी पर वो क्या है, लैंड है, वो भूमि है, और इसको प्रिजर्व करना हमारी सबसे बड़ा दायित्व है। इसलिए जो डिजर्टिफिकेशन हो रही है इसको कॉम्बैट करने के लिए सब कंट्री को एक साथ मिलकर के क्या करना होगा, काम करना होगा, ठीक है ना। तो इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15th मीटिंग में, जो कि यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है 9 से लेकर के 20 मई 2020 के बीच में। और इंडियन डेलीगेशन को लीड किया जा रहा है हमारे पर्यावरण और वन विभाग के मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा, ठीक है ना, जो कि कोटे डे आइवर, ठीक है ना,
कोटे डे आइवर, ये जो कंट्री है अफ्रीका की, उसकी जो कैपिटल है अबिदजान, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, कहां पे, अबिदजान में, ठीक है ना। इंडिया ने इससे पहले 14th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को होस्ट किया था 2 से 13 सितंबर 2019 में नई दिल्ली में, ठीक है ना। तो कॉप 15 से पहले जो कॉप 14 डेजर्टिफिकेशन कॉम्बैटिंग पे जो कॉन्फ्रेंस कराई गई थी वो कहां पे भी थी, नई दिल्ली में। और जो कॉप 15 हो रही है वो कहां पे, कोट डे आइवरी के कैपिटल अबिदजान में की जा रही है। इसको भूपेंद्र यादव जी क्या कर रहे हैं, तो आप बताओगे, अटेंड कर रहे हैं। जो कॉप 15 का थीम रखा गया है वो है लैंड लाइफ लेगेसी। क्या है, लैंड लाइफ लेगेसी, भूमि जीवन और विरासत, ठीक है ना, भूमि जीवन और विरासत, फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। तो जो कॉप 15 का थीम रखा गया है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 आयोजित की जा रही है अबिदजान में, इसका स्लोगन दिया गया है लैंड लाइफ लेगेसी, लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। ये कह रहा है कि हमें कहीं ना कहीं अब एक्शन लेने की जरूरत है, यदि हमें अपने प्लैनेट को क्या करना है, सेव करना है, और इसके प्रेजेंट बेनिफिट को और फ्यूचर बेनिफिट्स को यदि हमें अपने आने वाले जनरेशंस तक पहुंचानी है, तो वी नीड टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर लैंड फ्रॉम द डेजर्टिफिकेशन। इसको आपको ध्यान रखना है। इस कॉप 15 के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि विश्व के सभी सरकारों को, जितने भी निजी संस्थानें हैं, सिविल सोसाइटी हैं, ठीक है ना, और जितने भी लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके, ठीक है ना। और इस कॉप 15 का केवल एक ही मकसद है कि हमें अपने लैंड के फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना है, और वन ऑफ आवर मोस्ट प्रीशियस कमोडिटीज लैंड को हमें क्या करनी है, प्रोटेक्ट करनी है। तो इसका उद्देश्य है कि हमारी सबसे कीमती वस्तुओं में से एक जो भूमि है, इसे भविष्य के सतत प्रबंधन में प्रगतिशील बनाए रखने के लिए इसकी सुरक्षा कर सके हम और इसकी रक्षा कर सके हम। आई बात समझ में, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला न्यूज ये है कि फार्मास्यूटिकल इनोवेशन, यानी कि दवा कंपनियों के क्षेत्र में, दवा निर्माण के क्षेत्र में नवाचार को बहाल करने के लिए, इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी को ड्राफ्ट किया जा रहा है। और इन पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के पीछे उद्देश्य यह है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो उद्यमी क्षमता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है या एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको हम क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसी पॉलिसी लाई जा रही है जिसका काम है कि हम इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकें, ताकि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन हो सके इस पॉलिसी के लिए, ठीक है ना। तो आपको बता दूं मैं कि एक जो पॉलिसी बनाई जा रही है, किस चीज के लिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उद्यमी क्षमता को विकसित करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित करने के लिए, इसके लिए, ठीक है ना, इस पॉलिसी का सही तरीके से, या हम कह सके प्रभावी रूप से इसका क्रियान्वयन हो सके, इस पॉलिसी की निगरानी हो सके और इसका मूल्यांकन हो सके, इसके लिए एक संस्थागत ढांचा यानी कि स्ट्रक्चरल गाइडलाइंस जो है वो तैयार किया जा रहा है। और इसे तैयार कौन कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। इस गाइडलाइन को रिलीज किया गया है और इसका मकसद है कि हमें इनोवेशंस लाने हैं कहां पे, तो आपको ध्यान रखना है फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो पॉलिसी गाइडलाइंस है, इसका मकसद है कि हमें ट्रांसफॉर्म करना है एकेडमिक रिसर्च को इनटू इनोवेटिव एंड कमर्शियली एप्लीकेबल टेक्नोलॉजीज में। यानी कि इस नीति दिशा निर्देशों का उद्देश्य रखा गया है कि जितने भी अकादमिक अनुसंधान, यानी कि जितने भी एकेडमिक रिसर्च हो रहे हैं, उसको नवीन और व्यावसायिक रूप से लागू प्रौद्योगिकियों में बदलना है। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वहां पे जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं, जो भी पढ़ाई कराई जाती है, वो पढ़ाई कहीं ना कहीं नए नए इनोवेशंस को लेकर के सामने आए और इन इनोवेशंस का हम यूज कर सकें फार्मास्यूटिकल सेक्टर के कमर्शलाइजेशन के लिए। उसको ध्यान में रखते हुए इस गाइडलाइन को जारी किया जा रहा है, ठीक है ना। और ये जो गाइडलाइन है, ये एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को डेवलप करेगा एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज के लिए, और ये इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ये जो पॉलिसी गाइडलाइंस है, ये एनकरेज करेगा टीचर्स यानी कि फैकल्टी को, स्टाफ को और स्टूडेंट्स को, ताकि वो उद्यमी क्षमता को क्या कर सके, अपना सकें। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और इस सभी गाइडलाइंस को जो कि बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा, इसे भेजा गया है, इसे फॉरवर्ड किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसको हम नाइपर बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च को, ठीक है, ताकि आगे के स्टेप्स को अडॉप्ट करते हुए और स्पीडी तरीके से और इफेक्टिव तरीके से इन पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सके, ताकि हम
क्वालिटी एजुकेशन को क्या कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें फार्मास्यूटिकल रिसर्च के क्षेत्र में। इसको आपको ध्यान रखना है। आज का स्टैटिक जीके में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2022 के बारे में। तो जो राष्ट्रीय तकनीकी दिवस है या जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई को, ठीक है ना। इसी 11 मई 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पोखरण में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए गए 5 अलग अलग स्थानों पे, और हमने विश्व को यह दिखाया कि भारत वो देश है जो अपने बल पर, अपने दम पर, ठीक है ना, नाभिकीय क्षमता को क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने बहुत सारे एडवांसमेंट किए हैं, और इंडिया उन कंट्रीज के लिस्ट में अब शामिल है जो कि अपकमिंग या हम कह सकते हैं फ्यूचर का सुपर पावर बन सकता है। और ये केवल और केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमने तकनीक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा इनोवेशंस किए हैं, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें सबसे बड़ा जो माइलस्टोन था, ठीक है ना, इस साइंटिफिक जर्नी में, वो ये था कि हम लोगों ने 1998 में 11 मई को पोखरण राजस्थान में क्या किया था, उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में, ठीक है ना, इंडिया को एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर पावर बनाने में पहला कदम उठाया था। और इसको नाम दिया गया था पोखरण 2, और इसको हम लोगों ने एक नाम दिया था, क्या चीज, तो आप बताओगे ऑपरेशन शक्ति, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ऑपरेशन शक्ति किसका नाम है, तो आप बताओगे पोखरण 2 में जो होने वाले क्या थे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी कि जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैरी किया गया था पोखरण 2 में 1998 में 11 मई को, इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। और ये जो न्यूक्लियर टेस्ट कैरी किए गए पोखरण में, ठीक है ना, वो इंडियन आर्मी के पोखरण टेस्ट रेंज में किया गया था, जिसमें 5 एक्सप्लोजन कैरी आउट किए गए थे, ठीक है ना, और ये सभी सक्सेसफुल थे, ठीक है ना। और जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके गाइडलाइंस में जो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, इनके दिशा निर्देश में इस टेस्ट को अच्छे से क्या किया गया था, कंडक्ट किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। आज का देखते हैं वन लाइनर क्या है। इंडिया को निर्विरोध चुना गया है एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज में 2022 से 2024 के रूप में, 2022 से 2024 तक के लिए निर्विरोध चुना गया है भारत को। किसका चेयरमैन, तो आपको ध्यान रखना है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के चेयरमैन के रूप में 2 वर्षों के चुना गया है भारत को, ठीक है ना। हंगरी, ठीक है ना, इसकी पहली जो महिला राष्ट्रपति बनी है, उनका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कातालीन नोवाक, ठीक है ना। कातालीन नोवाक हैज टेकन ओवर एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये जो मोहतरमा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये जो वुमेन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। सी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द हंगरी। हर नेम इज कातालीन नोवाक, ठीक है ना, कातालीन नोवाक, ये ध्यान रखना है, कातालीन नोवाक, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। कातालीन नोवाक जो है, ये हॉलीवुड एक्ट्रेस ही लग रही हैं देखने में, ठीक है ना। आई बात समझ में, इसको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्पेनिश टेनिस स्टार हैं, जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज, ठीक है ना, कार्लोस अल्कराज, इन्होंने मैड्रिड ओपन टाइटल जीता है बाय डिफीटिंग द डिफेंडिंग चैंपियन अलेक्जेंडर जेवरेव, ये ध्यान रखना है। तो राफेल नडाल जो कि स्पेन से है, उनके बाद एक नया सितारा जो स्पेन में उभर रहा है टेनिस के दुनिया में, टेनिस के आसमान में, उसका नाम क्या है, तो आप बताओगे कार्लोस अल्कराज, ठीक है ना। तो कार्लोस अल्कराज ने अभी जीता है क्या, आप बताओगे मैड्रिड ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट को। इन्होंने हराया किसको है, तो अलेक्जेंडर जेवरेव को, ठीक है ना, अलेक्जेंडर जेवरेव को। किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज ने। ये ध्यान, इनका नाम नहीं भूलना है आपको, कार्लोस अल्कराज, ठीक है ना। चलिए, एक नई इनिशिएटिव के तहत यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने घोषणा की है कि वो हाई स्पीड इंटरनेट को लो इनकम वाले लोगों तक पहुंचाएंगे यूएस में, जस्ट फॉर $30 पर मंथ। यानी कि इंटरनेट सुविधाओं को किफायती दरों के साथ अमेरिका में पहुंचाया जाएगा कम आमदनी वाले लोगों के बीच में, मात्र $30 प्रति महीने के रेंट के हिसाब से, ठीक है ना। $30 पर मंथ चार्ज करेगी अमेरिकी सरकार, और इस $30 पर मंथ को चार्ज करके जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, ठीक है ना, जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा, इंटरनेट फैसिलिटी जो है वो कम से कम और किफायती दामों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है, ठीक है ना। अभी हाल ही में जो गृह मंत्रालय है, इन्होंने सिक्योरिटी क्लियरेंसेस दी है
न्यू जेट एयरबेस प्रोमोटर्स को। आपको बता दूं मैं कि जेट एयरबेस जिसको ओन किया गया था नरेश गोयल के द्वारा, ठीक है ना, ये बीच में बंद हो गई थी 2019 में। ये जो जेट एयरबेस कंपनी है ये बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, और इन्होंने अपने सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्विसेज को क्या किया था, बंद कर दिया था। अब इनको एक नया प्रमोटर मिल गया, एक नया इन्वेस्टर मिल गया जो लंदन बेस्ड है, और साथ ही साथ एक और व्यक्ति है, मैं उसका नाम अभी याद भूल रहा हूं, ठीक है ना। ये दो लोग मिलकर के जेट एयरवेज को फिर से रिवाइव कर रहे हैं, और इस जेट एयरवेज की उड़ान के लिए जो सिक्योरिटी क्लियरेंसेज हैं वो लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जेट एयरवेज को इंडियन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंसेज दे दी है, और अब इनको एक नया प्रमोटर मिल गया है जो कहां से है, तो आपको ध्यान रखना है लंदन बेस्ड, ठीक है ना। तो लंदन बेस्ड प्रमोटर को साथ लेकर के अब जो जेट एयरवेज है वो नया इतिहास रचने को तैयार है भारत के सिविल एविएशन सेक्टर में। तो दोस्तों फटाफट आप लोग सौर बैच को ज्वाइन करो। एग्जाम 50 कूपन कोड को यूज करके 50% आप ऑफ ले सकते हो। आप CDS 2 2022 को सब्सक्राइब कर सकते हो 2499 में, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 1 पेपर 2 2499 में, और जो CDS और CAPF का कॉम्बो है ये आप ले सकते हो 2999 में, जो OTA 2 2022 है 1999 में, जो CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर 2 है 999 में, जो FCAT 2 2022 है 1499 में, और जो CDS CAPF FCAT तीनों का कॉम्बिनेशन है इसको आप ले सकते हो 3499 में, ठीक है ना। तो देर किस बात की, फटाफट सभी लोग इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए जल्द से जल्दी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। एक बार सभी लोग अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे रिप्लाई कीजिए कि हाउ वाज द सेशन फॉर टुडे, हाउ वाज द क्लास फॉर टुडे। सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ मी एवरी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, सुबह 8 बजे मेरे साथ आप जुड़ जाया कीजिए बिना किसी नोटिफिकेशन के इस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन के साथ। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आप लोग अपने आसपास में साफ सफाई बनाए रखिए एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।